नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला और चलिए बढ़ते हैं इस बुलेटिन में। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम प्रमुख खबरों की ओर। तो सबसे पहले बात यूपी की, जहां पर लखनऊ की खबर, मिशन 2024 को लेकर यूपी बीजेपी की अहम और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सीएम योगी, सुनील बंसल, राधा मोहन सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह समेत कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद होंगे। पार्टी के अभियान और कार्यक्रमों का प्लान तैयार किया जाएगा, खाका तैयार किया जाएगा। पार्टी की आगामी रणनीतियों को लेकर भी बातचीत इस बैठक में होनी है। तो बीजेपी जो है मिशन 2024 को लेकर काफी सख्त मोड में नजर आ रही है। यही वजह है कि एक्शन मोड में आते हुए बीजेपी की ओर से एक अहम और महत्वपूर्ण बैठक यहां पर रखी गई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बैठक बीजेपी की लखनऊ में। तो पार्टी की क्या कुछ आगामी रणनीतियां रहेंगी, इसको लेकर मंथन किया जाएगा और कार्यक्रमों को लेकर योजना बनाई जाएगी, प्लान इसका तैयार किया जाएगा। तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद होंगे। चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से सीधे हमारे साथ अनूप कुमार सिंह संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनूप, जानना चाहेंगे बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्या कुछ वक्त तय किया गया है और क्या कुछ एजेंडा इस बैठक का? देखिए, बीजेपी की काफी महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही, क्योंकि 11 बजे से अभी बीजेपी की बैठक संगठन की होनी है। तमाम जो संगठन के नेता हम आपको दिखाने, AK शर्मा चूंकि अभी पहुंचे हुए हैं और सुनील बंसल पहले से मौजूद हैं। दोनों डिप्टी CM आने वाले हैं। मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे। सिक्योरिटी का अलर्ट भी हो चुका है और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। राधा मोहन सिंह इस बैठक में शामिल हो चुके हैं। जो प्रभारी में बात कराऊंगा JP राठौड़। सर, इस काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। सर, ये ऐसा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद सामान्यतः एक प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती है। चूंकि अभी बैठक हो चुकी है हमारी, तो इसलिए प्रदेश के सभी जिलों के प्रभारी, जिला अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारी, इनको सबको बुलाया गया आज। क्या सर 2024 को लेकर के? स्वाभाविक रूप से वो तो एक प्रक्रिया लगातार हमारी चलती ही रहती है। तो जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी तेलंगाना की बैठक में तय हुए होंगे विषय, उन पर चर्चा होगी। शुक्रिया। तो सहकारिता मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, जो कह रहे थे कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, जिला स्तर के भी नेता बुलाए गए हैं। निश्चित रूप से 2024 की जो तैयारी चल रही है वो एक बड़ी चुनौती है। हालांकि भाजपा लगातार अपनी चुनावी मोड़ में रहती है और यही कारण है कि भाजपा लगातार चुनाव को जीतती आ रही है, क्योंकि बूथ स्तर पर तैयारी करना और हर कार्यकर्ता को एकदम जोश से भर देना, कार्यकर्ता से लगा के, पन्ना प्रमुख से लगा के, या फिर उचले जो पावदान पे जो पदाधिकारी हैं उन तक सीधे संपर्क साधते हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से 2024 की तैयारी चल रही है, BJP राठौर सहकारिता मंत्री भी कह रहे थे कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। 2024 का लक्ष्य जो रखा गया है वो 80 सीटों का रखा गया है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती होगी भाजपा के लिए, या विपक्ष कुछ क्या मात दे पाएगा भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि लगातार देखा जा रहा, 2014 से की बात करें, 2019 की बात, लोकसभा की बात करें, अब 2024 का जो चुनाव होने वाला है, तो 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके पहले लगातार, चाहे 2012 की बात करें, 12 के बाद जिस तरीके से भाजपा उत्तर प्रदेश में आई थी विधानसभा में, 2017 में भी भाजपा को विजय मिली। तो लगातार जिस तरीके से भाजपा एक जो बड़े चुनाव जीतती आ रही है, निश्चित रूप से इसका तैयारी जो है भाजपा की वो निचले स्तर से होती, बूथ स्तर पे होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं। हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में। उनको जिस जनसभा में जाते वहां विशाल लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते काफी तादाद में। तो निश्चित रूप से उनकी एक फैंस फॉलोइंग है। यही वजह है कि लगातार वो जीतते आए हैं और उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनी है भाजपा की। जी अनूप, कैमरामैन से कहिए आपकी पीछे की जो तस्वीर है वो आपसे दिखाएं। और साथ ही साथ में आपसे एक और सवाल ये भी है कि पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है आगामी समय में जो चुनाव होने वाले उसमें सफलता हासिल करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं चुनौतियां काफी कुछ है। क्या लगता है, क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं जिसे लेकर बीजेपी इस बार के चुनाव में जनता के बीच पहुंचेगी? बिल्कुल, कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। रियाज से कहेंगे, हमारे कैमरामैन हैं, कि तस्वीरें दिखाएं कि भाजपा के जो संगठनात्मक जो संगठन के नेता हैं वो धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। खासकर 2024 की बात करें या फिर अभी जो चुनाव 2022 का हुआ है, बीजेपी ने फतेह किया है, उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है, जो डबल डोज का जो राशन है वो लगातार भाजपा दे रही थी। चाहे केंद्र सरकार की बात करें या उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, उसको लेकर के जो जनता ने उनको परखा और विश्वास
जताया है। और यही वजह है कि जब सरकार दोबारा बनी उत्तर प्रदेश में तब ये 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था। इसके बाद को बात करें तो कोरोना काल में बीजेपी सरकार ने जनता को बहुत जिस तरीके से चाहे फ्री कोरोना की डोज की बात करें जो वैक्सीन लगी है या फिर तमाम जो सुविधाओं को लेकर के बात कही थी, जो संकल्प पत्र में 130 जो वादे किए थे उसको लेकर अभी जब यूपी का बजट पहला बजट पेश हुआ उसमें करीब 97 जो वादे हैं इसी बजट में समाहित कर दिए। चाहे वो जो दो फ्री सिलेंडर की बात कही थी कि उनको फ्री देने के लिए वो भी इसी एजेंडे में शामिल है। बाकी जो कुछ जो रह गई हैं करीब 97 का जो वो 5 साल में पिछली पूरे करना है, क्योंकि 2024 की लड़ाई करना है, जीतना है तो भाजपा को निचले स्तर पर जाना होगा। जो वादे किए थे उसको पूरा करना होगा, जनता के बीच में जो वादे किए थे। अब ये देखने वाली बात होगी कि 2024 का चुनाव भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। क्या समाजवादी पार्टी है फिर लगातार जिस तरीके से विपक्ष हमलावर रहता है बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, ये सब कुछ काम आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, या फिर भाजपा अपना परचम फेंक बार फिर से देश में लहराएगी। चलिए बिल्कुल, तो क्या कुछ इसमें आगामी समय में तय होता है ये तो देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया अनुभव का। तो यहाँ बीजेपी की बड़ी और काफी अहम महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर होने वाली है। आगामी समय में कार्यक्रमों को लेकर प्लान तैयार किया जाएगा, पार्टी की आगामी रणनीतियों को लेकर भी मंथन होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर। तो राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज लखनऊ आने वाली है। लोक भवन में एनडीए की बैठक में मुर्मू शामिल होंगी। भाजपा और उनके सहयोगी दलों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सभी विधायकों के समर्थन की अपील उनकी ओर से किया जाएगा। साथ ही साथ एनडीए की बैठक के बाद सीएम आवास पर रात्रि भोज का आयोजन भी यहां पर रखा गया है। तो राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का आज लखनऊ दौरा। तो एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक आज यहां पर होनी है और इस बैठक के बाद सीएम आवास पर रात्रि भोज का आयोजन भी यहां पर किया गया है। और चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से सीधे तौकर किदवई हमारे साथ में सहयोगी जुड़ चुके हैं। तौकर, आपसे जानना चाहेंगे, द्रौपदी मुर्मू आज लखनऊ पहुंच रही हैं, ऐसे में क्या कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं और कितनी तैयारियां उनके आगमन को लेकर? देखिए, तैयारियां तो बहुत जबरदस्त नजर आ रही हैं। जिस तरह से पूरे होर्डिंग्स लगाए गए हैं लखनऊ में, जो लोक भवन है वहां से लेकर एयरपोर्ट तक स्वागत के होर्डिंग्स लगे हुए हैं। बड़ी बैठक का आयोजन भी किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यानी कि एनडीए के जो भी दल हैं, जो भी घटक दल हैं, वो भी साथ होंगे इस बैठक में। 5:30 बजे का समय रखा गया है। 3 बजे माना जा रहा है कि करीब एयरपोर्ट पर द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी। और कल ही जो विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, वो भी मौजूद थे लखनऊ में। और आज जो पक्ष की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, वो मौजूद होंगी। जो भी एनडीए के दल हैं उनसे आज वो समर्थन मांगेंगी, जिसमें पल्लवी पटेल, संजय निषाद जैसे दल शामिल है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 2022 का चुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसे दलों से वो समर्थन मांगेंगी। तो फिलहाल वो पहले ही से समर्थन की पुष्टि कर चुके हैं, एक औपचारिक ऐलान भी हो चुका है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू फिलहाल आ रही हैं लखनऊ और ऐसे जो दल हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा उनसे भी बैठक करेंगे। और उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनके साथ भी वो बैठक करेंगे। और शाम को इस बैठक का आयोजन रखा गया है लोक भवन में। तो फिलहाल कई तैयारियां की गई हैं, बड़ी तैयारियां की गई हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक बड़ा आयाम माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि एक तरफ यशवंत सिन्हा है जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे से ही निकल कर आए हैं और उसके बाद से लगातार सक्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर रहे हैं। वो कितनी खेमेबंदी कर पाएंगे, कितनी सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी में कर पाएंगे तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव जो इस बार हो रहा है वो शायद इससे पहले कभी इस तरह से देखने को नहीं मिला। जी, कहीं ना कहीं तौकीर ये कहा जा सकता है कि लखनऊ में आज दिन भर दिग्गजों की हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि एक और काफी बड़ी और अहम महत्वपूर्ण मीटिंग बीजेपी की ओर से यहां पर हो रही है। वहीं दूसरी ओर में आज जो द्रौपदी मुर्मू का दौरा है, उनके इस दौरे को देखते हुए एनडीए की भी बैठक यहां पर बुलाई गई है और रात्रि में सीएम आवास पर रात्रि भोज का आयोजन भी है। जी बिल्कुल, अभी फिलहाल की जो समीकरण है वो बता रहे हैं कि ये सारा जो बैठक है या जो भी लोग जो भारतीय जनता पार्टी के नेता या जो दिग्गज आज लखनऊ में जुटने वाले हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह राष्ट्रपति चुनाव है। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए
क्योंकि उनकी पूरी कोशिश है कि राष्ट्रपति पद पर जो आसन पे बैठे वो उनकी ही पार्टी का नेता हो। तो फिलहाल इसी को लेकर सारी रस्साकशी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लखनऊ एक बड़ी जगह हो जाती है क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर वोटों की संख्या देखा जाए तो 1 लाख से ज्यादा वोट यहां से निकल कर जाते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। तो फिलहाल इसी को देखते हुए सारे समीकरण उत्तर प्रदेश से ही समेटे जा रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि जो विपक्ष के दल है वो कहीं दाएं बाएं ना हो, उनके नेता दाएं बाएं ना हो, इसलिए सभी को आज यहाँ बुलाया गया है। और यही रस्साकशी समाजवादी पार्टी खेमे में भी नजर आती है क्योंकि उधर से ओम प्रकाश राजभर जो कल राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा, जब वो लखनऊ पहुंचे थे उनसे वो नहीं मिले और न ही उनको वहां पे आमंत्रित किया गया था। तो ऐसे जो दल होंगे, यानी यूं कहें कि ओम प्रकाश राजभर का क्या स्टैंड होगा, ये भी बड़ा मायने रखेगा चुनाव के दिन। तो फिलहाल ऐसे कई समीकरण है जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण धरती हो जाती है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। चलिए बिल्कुल, आप बने रहिएगा तौकीर हमारे साथ में। तो आपको बता दें कि आज एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू लखनऊ पहुंचने वाली हैं। उनके इस दौरे को देखते हुए महत्वपूर्ण बैठक भी यहां पर आयोजित की गई है जिसमें वे शामिल होंगी और इन बैठक के बाद में तमाम गतिविधियों के बाद रात्रि भोज का आयोजन सीएम आवास में रखा गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो लखनऊ की ही एक और खबर है जहां पर यूपी विधान परिषद में सपा को झटका लगा है। सपा ने खोया विधान परिषद में नेता विरोधी का पद, यानी कि विधान परिषद में सपा के पास सिर्फ 9 सदस्य हैं। 10 से कम सदस्य होने पर नहीं रहता विरोधी दल का पद और यही स्थिति सपा के साथ यहां पर देखने को मिली है। यही वजह रही कि विधान परिषद में सपा से नेता प्रतिपक्ष का पद खत्म हो गया है। समाजवादी पार्टी से नेता प्रतिपक्ष सपा के 10 से कम एमएलसी होने पर लाल बिहारी यादव की नेता विरोधी दल की मान्यता समाप्त कर दी गई है। तो यूपी विधान परिषद में सपा को एक बड़ा झटका निश्चित तौर पर लगा है। तो सपा सुबसपा गठबंधन से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अखिलेश से नाराज राजभर ने आपात बैठक बुलाई है। ओम प्रकाश राजभर ने पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, मीटिंग बुलाई गई है। राजभर ने अखिलेश पर अनदेखी का आरोप लगाया। विपक्षी पार्टियों के राष्ट्रपति कैंडिडेट यशवंत सिन्हा बीते दिन लखनऊ आए। उनके साथ सपा अध्यक्ष यादव, रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी दिखे, यहां तक कि आजम खान भी पहुंचे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के गठबंधन के साथी रहे ओपी राजभर नहीं दिखाई दिए। आरोप है कि उनको मीटिंग में बुलाया ही नहीं गया। ऐसे में बड़ा सवाल उठा है कि क्या ओपी राजभर और अखिलेश के बीच सब कुछ ठीक है या नहीं। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर की ओर से अखिलेश यादव को सलाह दिए जाने पर सपा अध्यक्ष की प्रतिक्रिया से नाराज माने जा रहे राजभर ने आपात बैठक बुलाई। मिली जानकारी के अनुसार सुभाषपा नेता ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि गुरुवार को समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय में हुई बैठक में नहीं बुलाया गया। अखिलेश यादव की ओर से निमंत्रण नहीं मिलने की वजह से वे नाराज माने जा रहे हैं। इस बाबत ओम प्रकाश राजभर ने आज पार्टी के पदाधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलाई। और चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ में सीधे लखनऊ से तौकीर किदवई बने हुए हैं। तौकीर, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है, क्या कुछ स्थितियां निर्मित हो रही है क्योंकि पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं अंतरकलह जैसी स्थिति उजागर हो रही है? जी बिल्कुल, कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी खेमे पर सवाल उठाते आए हैं कि संगठन को लेकर उन्होंने कहा कि जब तक सड़कों पर नहीं निकला जाएगा, अखिलेश यादव ऐसी कमरों से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक संगठन मजबूत नहीं हो पाएगा। और यही वजह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हार का कारण भी यही बना है। तो फिलहाल इस तरह के जो तीखे हमले ओम प्रकाश राजभर की तरफ से किए गए थे और यही सवाल जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि ओम प्रकाश राजभर लगातार आप पर सवाल उठा रहे हैं, तो अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना था कि उन्हें किसी भी तरह की सलाह की जरूरत नहीं है। और यहीं से खींचतान भी बढ़ी थी। और इसमें एक अहम पहलू और भी है कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने एक ट्वीट किया था और उसमें साफ तौर पर लिखा भी था कि जिस तरह से सलाह दे रही है ओम प्रकाश सुहेलदेव पार्टी और उस पर अखिलेश यादव इस तरह का जवाब दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये खेमेबंदी है और उसमें दूरियां जरूर बढ़ेंगी। तो माना जा रहा है कि अब दूरियां बढ़ चुकी हैं, ये खाई बढ़ती जा रही है लगातार, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा कल आए, इसमें सभी सहयोगी दल थे। पल्लवी पटेल बीमार होने की वजह से नहीं पहुंची थी। जयंत चौधरी दिल्ली से सीधा लखनऊ पहुंचे थे और पार्टी कार्यालय पर मौजूद भी थे। आजम खान जो जेल से छूटने के बाद पहली बार पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, वो भी नजर आए थे वहां पर, लेकिन ओम प्रकाश राजभर वहां से नदारद थे। जब ये सवाल पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक है। अखिलेश यादव से भी ये सवाल पूछा गया था कि ओम प्रकाश राजभर क्यों नहीं है इस बैठक में, तो उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, वो अपने संगठन की बैठक करने जा रहे हैं, इस वजह से वो शामिल नहीं हो सके हैं। और आज ओम प्रकाश राजभर के संगठन की बैठक है मऊ में। माना यह भी जा रहा है कि वहां से वो आप संदेश भी दे देंगे कि उनको राष्ट्रपति चुनाव में वो किस साइड नजर आने वाले हैं, क्योंकि 6 विधायक ओम प्रकाश राजभर के पास भी हैं।
उनका भी महत्वपूर्ण योगदान होगा इस राष्ट्रपति चुनाव में के जो किस तरफ वोटिंग करते हैं उनके विधायक। तो फिलहाल अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर आज की बैठक के बाद तो आखिर आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है, फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो अखिलेश, राजभर में दोस्ती में दरार कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल बना हुआ है, और कहीं ना कहीं ये सवाल भी लगातार आ रहा है कि क्या जिस प्रकार से दोनों नेताओं के बीच में मनमुटाव जैसी स्थिति निर्मित हो रही है, खाइयां बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो क्या इसका सीधे साफ तौर पर असर इस गठबंधन पर पड़ेगा? ये बहरहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि विधान परिषद में सपा से नेता प्रतिपक्ष का पद भी खत्म हो चुका है एक और। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद आज शपथ लेने जा रहे हैं। यूपी के 9 नवनिर्वाचित सदस्यों के अलावा 2 राज्यसभा सांसद मानसून सत्र के दौरान शपथ लेंगे। आज शपथ लेने वालों में जयंत चौधरी, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, दर्शना सिंह, बाबूराम निषाद, सुरेंद्र कुमार नागर, डॉक्टर के लक्ष्मण, मिथिलेश कुमार, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल और संगीता यादव शामिल हैं। और अब बात उत्तराखंड की, जहां के रामनगर में भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार आर्टिका कार में 10 लोग सवार थे, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक लड़के का रेस्क्यू किया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि 9 लोगों की जान चली गई। नदी में गिरी कार को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। बताया गया है कि इस गाड़ी में कुछ स्थानीय लोग भी शामिल थे। हादसे में जिंदा बची एक लड़की को रामनगर सरकारी अस्पताल में भेजा गया है। बताया यह भी जा रहा है कि इस गाड़ी में 4 से 5 लड़कियां भी सवार थी। सवा 5 के बीच में एक गाड़ी जो है ढेला से रामनगर की तरफ आ रही थी, और वो अनियंत्रित होकर वो जो रपटा है उसके नीचे जो है नदी है उसमें गिर गई। और अभी तक जो उसमें जो बॉडी रिकवर हुई है उसमें 6 महिलाओं की बॉडी रिकवर हुई है, और उसमें 3 पुरुष हैं और एक महिला उसमें जिंदा बची है, जो अभी हॉस्पिटल में है, जिसका इलाज चल रहा है, जिसका नाम नाजिया है। और अभी तो फिलहाल प्राइमरी बेसिस पे यही पता चला है। और जो एक प्रत्यक्षदर्शी है उसके हिसाब से ड्राइवर थोड़ा तेजी में था और उससे गाड़ी पलटी है, जो प्राइमरी फेसी अभी बातें पता चली। और जो पुरुष हैं वो पटियाला के तरफ के बताए गए हैं। तो जांच अभी जारी है, जो जांच पूरी होने के बाद ही बाकी बातें बताएंगे। की लापरवाही की वजह से आज इतना बड़ा हादसा रामनगर के ढेला नदी में हुआ है, जिसमें पर्यटक बताए जा रहे हैं पंजाब के थे और उसमें आर्टिका गाड़ी में आए हुए थे, और जिसमें से 3 लड़कों का 3 पुरुषों का शव निकला है और महिलाओं का शव निकला है। और बता दें कि इसमें एक महिला जीवित है, जिसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। और प्रशासन अभी तक यहाँ पे पूरी तरह मौजूद नहीं है। आपदा की कोई व्यवस्था यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, जिससे कि ग्रामीण भी बहुत ज़्यादा क्रोध में है। ग्रामीण का कहना यह है करके कि हम लोग ने ही यहाँ पे पूरी इनको बड़ी मशक्कत से अपने ट्रैक्टर लगवा के अपने हाथों से जो है निकलवाया है, इनके शव निकाले हैं। और यहाँ पे पूरी गाँव वालों का आरोप है कि पूरी आपदा प्रबंधक और प्रशासन की गैर मौजूदगी रही है। रामनगर से अमित बेलवाल के लिए। तो बड़ा हादसा यहां पर हो गया, जिसमें कार में 10 लोग सवार थे। 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं एक को किसी तरह से रेस्क्यू करके उसे बचा लिया गया है, लेकिन अभी उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसका इलाज अभी अस्पताल में बहरहाल जारी है। तो उत्तराखंड के रामनगर की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर ढेला नदी में यह कार अनियंत्रित होकर पलट गई और एक बड़ा हादसा हो गया। चलिए, इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अजीत काम्बोज जुड़ चुके हैं। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ा हादसा यहां पर हुआ है, क्या अपडेट अभी मिल रहे हैं इस घटना से संबंधित? बिल्कुल प्रीथा, अगर रामनगर की बात की जाए तो कि बड़ा हादसा हुआ है, जिसको लेकर शासन प्रशासन भी तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। और अभी तक की जो ताजा अपडेट है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग समाप्ति की ओर है। और जिस तरह की जानकारी मिली थी कि तेज बरसात के चलते ढेला में ये गाड़ी बही थी और गाड़ी में लगभग 9 से 10 लोग सवार होने की बात यहाँ पर आ रही थी, जिसमें से ज्यादातर की मृत्यु हो चुकी है। केवल एक के बचने की इसमें बात निकलकर सामने आई है। और जिस तरह से जिला प्रशासन को सूचना मिली और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जो तस्वीरों में कैद हुआ है, गाड़ी पूरी तरह से पलट चुकी है नदी के भीतर। और इसके चलते सभी लोग गाड़ी में दब गए थे, बाहर नहीं निकल पाए।
अब जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तो ट्रैक्टर के माध्यम से गाड़ी को खींचा गया है बाहर की तरफ, और कोशिश पूरी ये है जिला प्रशासन की कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा सके। और अगर रामनगर क्षेत्र की बात की जाए या पूरे उत्तराखंड की बात की जाए तो लगातार भारी बरसात यहाँ पर जारी है। आज भी मौसम विभाग की तरफ से भारी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है और सरकार और शासन की तरफ से भी लगातार यात्रियों से एहतियात बरतने की यहाँ पर अपील की जाती है कि आप नदियों के किनारे ना जाएं और अगर बरसात हो रही है तो नदियों में ना पहुंचे। लेकिन उसके बाद भी कोई रास्ता पार करने की कोशिश करता है तो बड़े हादसे यहाँ पर हो रहे हैं। कई बार दिक्कतें पेश आती हो रही है। बड़ा हादसा हुआ है जिसमें कार सवारों की मौत होने की बात निकलकर सामने आई है। तो इसको लेकर आम यात्रियों से एक बार फिर से जिला प्रशासन और शासन ने अपील की है कि वो सुरक्षा के साथ नदियों के आसपास पहुंचे या फिर यात्रा करते हैं तो पूरी सुरक्षा बरतें। चलिए, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अजीत आपका। तो सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार इस हादसे के बाद जारी थे, जो कि अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। ढेला नदी का हादसा जहां पर कार अनियंत्रित होकर पलट गई, 9 लोगों की मौत हो गई और एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो हल्द्वानी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पहुंचे और वहीं काली चौड़ मंदिर में मां काली की जाकर पूजा अर्चना की है। मंदिर समिति और स्थानीय लोगों से भी भेंट मुलाकात किया गया। सीएम को लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया है। तो मंदिर समिति और स्थानीय लोगों से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। सीएम को लोगों ने अपने क्षेत्र की समस्या बताई है, जिसके बाद सीएम ने इन तमाम समस्याओं के निराकरण की बात कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे काली चौड़ मंदिर, विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना की और मां काली के मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की है। क्षेत्र के खुशहाली की कामना उनकी ओर से की गई है। मंदिर समिति और स्थानीय लोगों से भी इस दौरान उन्होंने मुलाकात की। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे लगातार जारी। नमस्कार।